नाउ क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। इफ ए हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, देन हमें शो करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमें यहां पर मिलेगी। आप समझें, इसको करने के लिए हम ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स निकाल लेंगे और उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं ए इनवर्स। उसके लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो A11 होगा -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ बचा 1। -1 की पावर इवन नंबर तो ये 1 ही हो गया। A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2। A12 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया माइनस का cot x। -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा, ये माइनस का 1 इंटू माइनस का cot x, ये आ गया प्लस का cot x। A21 हम निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आ गया cot x, ये माइनस का 1, ये हो गया माइनस का cot x। इसके बाद हम A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 1, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। तो कोफैक्टर्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब हम निकालते हैं एड जॉइंट ऑफ ए। तो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज यानी 1 cot x, यहाँ पे माइनस का cot x और ये 1 इसका ट्रांसपोज, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 cot x, पहली रो पहला कॉलम, cot x, ये आ गया 1। दिस इज द एड जॉइंट ऑफ ए। हमें यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना होगा, वो आप पहले ही निकाल लेना, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा तभी हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, 1 × 1 = 1, माइनस यहाँ पे आ गया 1 माइनस ये आ गया 1 + cot स्क्वायर x, ये माइनस का आएगा फॉर्मूले से और ये मल्टीप्लाई से माइनस का, तो ये बन गया 1 + cot स्क्वायर x और ये इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर x के। अब A इनवर्स किसके इक्वल होता है? A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एड जॉइंट ऑफ A। तो 1 कोसिकेंट स्क्वायर x एंड एड जॉइंट ऑफ A है हमारे पास 1 - cot x एंड 1। एक हमें A ट्रांसपोज भी चाहिए होगा फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। तो A ट्रांसपोज इक्वल है हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी 1 cot x - cot x 1। अब हम इसकी LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। LHS किसके इक्वल है? A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स, यानी A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? A ट्रांसपोज है हमारे पास 1 - cot x एंड cot x, यहाँ पे आया 1। A इनवर्स को लिखना है, A इनवर्स है हमारे पास ये, तो 1 - cot x एंड ये आ गया cot x 1। और ये जो बाहर में 1 कोसिकेंट स्क्वायर x है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 1 कोसिकेंट स्क्वायर x ऊपर जा करके साइन स्क्वायर x बन जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 × 1 = 1 - cot x × cot x is cot स्क्वायर x एंड यहां पे आया माइनस का cot x और यहां पर भी माइनस का cot x। अब सेकंड रो की करते हैं, तो सेकंड रो की होगी cot x × 1 = cot x प्लस 1 × cot x is cot x एंड माइनस cot स्क्वायर x
और प्लस 1 यानी 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा साइड में बता देता हूँ कि क्या सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम इसमें से माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर जो ये 2 कॉट एक्स होगा इसको हम लिख लेंगे 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे, हमने साइड में करके बता दिया है, अब हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स और इसके प्लेस पर तो आ गया माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इनफैक्ट आप इस साइन स्क्वायर एक्स को भी अभी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये बाहर है, अंदर हर एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स इसके मल्टीप्लाई में आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल हो गया। इसमें माइनस का 2 कॉट एक्स है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर है माइनस का 2 कॉट एक्स, तो इसे माइनस का 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 कॉट एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां तो साइन स्क्वायर एक्स कंप्लीटली कैंसिल हो गया, यहां पे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई और हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बिकॉज कि जो cos 2x है वो इक्वल होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, एंड साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। तो यहां आप देखें तो इस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम cos 2x लिख सकते हैं। तो यहां पे आ गया cos 2x एंड यहां पे माइनस का साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन 2x और यहां पे ये साइन 2x एंड यहां पे ये माइनस का cos 2x। अब जरा आप अपनी राइट हैंड साइड को देखें। ओके, यहां माइनस साइन भी है, ये माइनस साइन, माइनस का cos 2x माइनस का sin 2x, sin 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो हमने अपने क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। कुछ नहीं करना, हमें A इनवर्स निकाल लेना है, A ट्रांसपोज निकाल लेना है, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा और फिर यहां हम नेसेसरी कैलकुलेशन करेंगे और अपनी राइट हैंड साइड को यहां पर बना लेंगे। क्वेश्चन 35 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ A1 denotes the area of the region bounded by y square is equal to 4x and x is equal to 1 and x axis in the first quadrant and A2 denotes the area of region bounded by y square is equal to 4x, x is equal to 4, then find A1 ratio A2। तो क्वेश्चन को जरा आप समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास एक कर्व है, द गिवन कर्व इज, कर्व है हमारे पास y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। आप ध्यान से देखें तो ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है इस तरीके से, यहां पे दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1। A1 एरिया जो है
इस पैराबोला यहाँ पे होगा 1 2 3 4, x इज इक्वल टू 1 एक ऐसी लाइन होगी, ये लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 1 है। A1 एरिया क्या कह रहा है कि पैराबोला इस लाइन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है वो A1 है, यानी कि जो ये वाला एरिया है वो आपका A1 है। और ऐसे ही एक A2 एरिया है, वो हम अभी निकालेंगे। तो पहले A1 को जरा हम ध्यान से देखें। तो A1 क्या है हमारा, A1 कैसे निकलेगा, वो मिलेगा हमें, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है x1, यानी 0 से 1 और पैराबोला के नीचे वाला एरिया y ऑफ पैराबोला dx, और y ऑफ पैराबोला हमारे पास होगा, यहां से अगर आप y निकालें तो रूट 2x रूट 4x एंड 4 का रूट हो जाएगा 2 रूट x, तो यहां पे आ गया 2 रूट x dx। 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 का होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये है 0 से 1, इसको बाहर ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2/3, ये आ गया 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, और 1 माइनस 0 1 हो गया, यानी A1 एरिया हमारे पास 4/3 आ गया, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज एरिया A1। अब एक और एरिया A2 है हमारे पास, समझे। A2 एरिया क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 लाइन ये होगी, यहां पे इसको नाम दे देना समाप्त A1 यहां पे। अब इस लाइन और पैराबोला के बीच में जो एरिया है वो कौन सा बन रहा है, जो हम रेड पेन से मार्क कर रहे हैं, ये वाला एरिया जो है वो A2 एरिया है, दिस इज A2। अब A2 एरिया, A1 तो हमने निकाल लिया, ऐसे ही हम A2 निकाल लेंगे, और A1 और A2 का रेशो हमसे वो पूछ रहा है, तो A2 हम कैसे निकालेंगे। आप समझो कि जो A2 एरिया है वो क्या होगा, A2 इज 0 to 4 जाएंगे, 0 to 4, और 0 से 4 जा रहे हैं, और इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया हम निकालेंगे, y ऑफ पैराबोला dx, और आप समझे कि हमें ये ऊपर वाला एरिया मिलेगा, जितना ऊपर है इतना नीचे है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया A2 हमें मिल जाएगा। और y ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या है, दैट इज 2 रूट x dx, तो 2 बाहर आ गया, दैट इज 4, और रूट x का हो गया x की पावर 3/2 अपॉन x की पावर 3/2, और यहां पर है 0 से 4, ये ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू 2/3 हमारे पास आ गया, एंड 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब इज 8, यानी 8 इंटू 8/3 इज 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज एरिया A2। A1 A2 दोनों एरिया हमें मिल गए, अब हमें A1 A2 का रेशो निकालना है, सो यानी हमें निकालना है A1 अपॉन A2, दैट इज इक्वल टू, A1 आया है 4/3 और ये आया है 64/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां बचा 4/64 और ये आ गया 16, यानी A1 रेशो A2 जो है वो 1:16 हमारे पास आ रहा है, और यही रेशो हमें यहां पर निकालना था। तो आपको पहले तो क्वाइट सिंपल इसका ग्राफ बना लेना है, आफ्टर दैट फिर आप क्या करेंगे कि A1 एरिया निकाल देंगे, A2 एरिया निकाल देंगे, और फिर उनका रेशो भी आपको इजीली वहां पर मिल जाएगा। नाउ सेक्शन ई केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 देखिए क्या कह रहा है। ओवर स्पीडिंग
इंक्रीजेज फ्यूल कंजप्शन। जैसे जैसे कोई भी व्हीकल है आपका, अगर उसको आप ओवर स्पीड चलाओगे, मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज कर दोगे, तो फ्यूल का कंजप्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है एंड डिक्रीजेज फ्यूल इकोनॉमी एज अ रिजल्ट ऑफ टायर रोलिंग फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। क्या है कि फ्यूल इकोनॉमी क्या होती है कि जैसे 1 लीटर में कोई बाइक आपका 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो अब ऐसे ही कोई और बाइक है जो 40 किलोमीटर्स कवर करती है, तो वो ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी है। मतलब कि जो बाइक सेम अमाउंट में जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी वो उतनी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमिक होती है। तो वो फ्यूल इकोनॉमी जो है वो कम हो जाएगी। मतलब बाइक जो पहले यदि 30 किलोमीटर्स चल रही थी तो अब वो 20 चलेगी, क्योंकि आपने उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया है। While vehicles reach optimal fuel economy at different speeds, यानी जो vehicles हैं उनकी फ्यूल इकोनॉमी स्पीड पर आपका डिपेंड करती है। अगर आप जो स्लो चलाएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, फास्ट चलाओगे कम हो जाएगी, तो आपकी स्पीड पर डिपेंड करती है। फ्यूल माइलेज यूजुअली डिक्रीजेज रैपिडली एट स्पीड्स अबव 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर से अबव जाएंगे तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत रैपिडली डिक्रीज होगी, यानी आपकी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। नाउ द रिलेशन बिटवीन फ्यूल कंजप्शन कैसे दे रखा है कि 100 किलोमीटर वो इतने लीटर में चलती है, वो फ्यूल है, एंड जो V हमें दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, और इनके बीच में ये रिलेशन हमारे पास है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला वो कह रहा है फाइंड एफ व्हेन V इज 40 किलोमीटर पर आवर। V हमें दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर और हमें F निकालना है, तो ये वाली वैल्यू आप यहां रख दो, तो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 1600 ओवर 500 माइनस 40 ओवर 4 प्लस 14, 4 से 10 टाइम्स, और यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो गई। 14 माइनस 10 आ गया 4, यानी 16 प्लस 20 ओवर 5 इज 36 ओवर 5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर। ये हमारा फ्यूल आ गया जब हमारी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। सेकंड वो कह रहा है आप निकाल दीजिए dF ओवर dV। यहां फर्स्ट मान लो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू V के रेस्पेक्ट में, तो dF ओवर dV इज इक्वल टू 2V ओवर 500 माइनस 1/4। इसका 0 हो जाएगा तो ये आ गया 250। तो यहाँ पे आ गया dF ओवर dV इज इक्वल टू V अपॉन 250 माइनस 1/4। ये हमारे पास dF ओवर dV आ गया। अब थर्ड का A पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है फाइंड द स्पीड V फॉर विच फ्यूल कंजप्शन F इज मिनिमम। वो V बताना है जिस पर जो ये F है वो मिनिमम होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले तो dF ओवर dV निकालते हैं जो हमने अभी निकाल लिया। तो यहां आ गया V ओवर 250 माइनस 1/4। फॉर क्रिटिकल वैल्यू हम इसको 0 रख देंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यू इस dF ओवर dV को हमने 0 रख दिया, तो यहां से V अपॉन 250 माइनस 1/4 आ गया 0। इसको इधर ले आइए, V अपॉन 250 इज इक्वल टू 1/4। इसको इधर ले आएंगे तो V इज इक्वल टू 250 अपॉन 4, यानी 2 से 2 टाइम्स और 125। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 पॉइंट किलोमीटर पर आवर, यानी 62.5 किलोमीटर पर आवर ये V आ रहा है। अब यहाँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम लगा सकते हैं इसको मिनिमम करने के लिए। डिफरेंशिएटिंग अगेन
विद रिस्पेक्ट टू वी, विद रिस्पेक्ट टू वी, तो d2f ओवर डी वी स्क्वेयर यहां पे आ गया, ये हो जाएगा 1/250 एंड विच इज ग्रेटर देन 0 एट v इज इक्वल टू 62.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो आपका f है वो मिनिमम होगा जब स्पीड आपकी 62.5 किलोमीटर पर आवर होगी। हम बोलेंगे फ्यूल कंजप्शन इज मिनिमम when v इज इक्वल टू 62.5 किलोमीटर पर आवर। यानी आप अपने व्हीकल को 62.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे तो आपका फ्यूल कंजप्शन मिनिमम होगा। सबसे कम जो हो सकता है वो इस स्पीड पर आपका होगा। इसके बाद इसका जो और वाला पार्ट है वो जरा देखिए क्या कह रहा है। Find the quantity of fuel required to travel 600 km at the speed v at which df over dv is माइनस का 0.01। तो पहले तो हमें ये v निकालना होगा जो उसने दे रखा है। हमें कंडीशन दे रखी है कि df over dv इज माइनस का 0.01। df over dv हमारे पास जो है वो है v/250 माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा माइनस का 1/100। इस तरफ ले आइए, v/250 इज इक्वल टू माइनस का 1/100 प्लस 1/4 और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100 और यहाँ पे आ गया आपका 100 से 1 और ये आ गया आपका 25। दिस इज 25, ये आ गया 24/100 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 250। दिस इज v। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से 2, 5 से 5 और 2 से 12, यानी v जो है वो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। जो v है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब स्पीड हमारे पास है तो हम फ्यूल कंजप्शन निकाल सकते हैं यहाँ रख के। तो अब यहाँ रख के फ्यूल कंजप्शन निकाल लीजिए आप। तो फ्यूल कंजप्शन निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो 60 का स्क्वायर हो गया 3600/500 माइनस 60/4 प्लस 14, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो गया, माइनस का 15 प्लस 14 यानी माइनस का 1, तो ये आ गया 36/5 माइनस का 1 यानी 31/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 6.2 लीटर पर 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर में वहाँ पे 6.2 लीटर ऑफ फ्यूल कंज्यूम हो रहा है 100 किलोमीटर्स में। और वो पूछ रहा था कि अगर हम अपने व्हीकल को 600 किलोमीटर चलाएं तो कितना फ्यूल कंज्यूम होगा। तो आप लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर 600 किलोमीटर, वो क्या होगी 6.2, 100 के लिए इतना तो 600 के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ गया 37.2 लीटर्स ऑफ फ्यूल हमें रिक्वायर्ड होगा टू मूव द व्हीकल फॉर 600 किलोमीटर्स। क्वेश्चन 37 देखिए। द मंथ of September is celebrated as the राष्ट्रीय पोषण माह across the country। जो सितंबर महीना है उसको पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। Following a healthy and well balanced diet is crucial in order to supply the body with the proper nutrients it needs. A balanced diet also keeps us mentally fit and promotes improved level of energy। एक balanced diet जो है वो हमें mentally fit रखती है and हमारा जो level of energy है उसे improve करती है। ये तो common बात हो गई। अब वो कह रहा है ए डाइटिशियन
रीजन विशेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डाइट इन्वॉल्विंग टू टाइप्स ऑफ फूड, वो उसके अंदर फूड X एंड फूड Y मिला रहा है, विच आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ ₹16 पर kg एंड ₹20 पर kg. द फिजिबल रीजन सेटिस्फाइंग द कॉन्स्ट्रेंट्स इन द फिगर 2. हमें फिजिबल रीजन ये दे रखा है. अब on the basis of the following information answer the following question. Identify and write all the constraints which determine the given feasible region in figure 2. हमें constraints लिखने हैं. अब constraint हम कैसे लिखते हैं? पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी जो लाइन है वो फिजिबल रीजन के अंदर आ रही है. तो यहां पे जरा चेक करें. सबसे पहले आप देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. तो हम यहां सबसे पहले लिखें a, द x एक्सिस that means x is equal to 0 is a part of feasible region और ये फिजिबल रीजन का पार्ट कहाँ है? देखो x जब 10 से बड़ा है ना तो ये फिजिबल रीजन का पार्ट है. x ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए ये पार्ट है. तो इसे क्या करना है? फिजिबल रीजन में इंक्लूड करना है. b, दी y एक्सिस को आप देखो. दी y एक्सिस, ओके, x एक्सिस की इक्वेशन तो y इज इक्वल टू 0 होती है. तो यहां पे y एक्सिस होगा x इज इक्वल टू 0 इज अ पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन. और मैं आपसे कहूं कि जो y एक्सिस है वो ग्रेटर देन, जैसे ही आप 8 को क्रॉस करोगे तो ये आपका इसका पार्ट बन जाती है. y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 पर ये फिजिबल रीजन का पार्ट है. तो इसको भी क्या करना है? हमें इंक्लूड करना है. आई रिपीट माई वर्ड्स, x एक्सिस तो 10 और 10 से बड़ी वैल्यूज पर फिजिबल रीजन का पार्ट है. y एक्सिस 8 और उससे बड़ी वैल्यूज पर फिजिबल रीजन का पार्ट है. तो ये फिजिबल रीजन के अंदर इंक्लूडेड है. इसके बाद हम इस पॉइंट को देखते हैं, दैट इज c. 3x प्लस y लाइन को आप देखेंगे तो ये कहां से कहां तक इसका पार्ट है? ये 1,5 से 0,8 तक इसका एक पार्ट है. द लाइन, या फिर आप सीधा लिखें, हमें अंडरस्टूड है तो लाइन ही होगी. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इज अ पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन. ऑफ फिजिबल रीजन आप बता सकते हैं कि कहां से कहां तक. ये जो लाइन है वो कहां से कहां तक है? C 1,5 टू D 0,8 तक. तो यहां पे इसे भी क्या करना है? इंक्लूड करना है. इसके बाद D वाली पार्ट को देखिए. D है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और ये कहां से कहां तक इस लाइन का पार्ट है? ये 2,4 से और 1,5 तक इसका पार्ट. देखो इतने हिस्से में ही ये लाइन आ रही है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज अ पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन. कहां से कहां तक? B 2,4 टू C 1,5. तो इसे भी क्या करना है? इंक्लूड करना है. E, इसके बाद जरा चेक करिए कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 28 केवल यहां फिजिबल रीजन को कवर करता है. बट ये जो 2,4 पॉइंट है ये पहले इस लाइन में भी आ चुका है. तो हम यहां पे कहेंगे कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 28 is a part of feasible region at only one point, और वन पॉइंट कौन सा है? 2,4 is covered in x plus y is equal to 6 लाइन ऑलरेडी. ये लाइन इसको कवर कर चुकी है. तो इस वाले पार्ट को, ये लाइन फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं है, इसे आपको एक्सक्लूड करना है फिजिबल रीजन से. एंड द F1 लाइन आप क्या लिखेंगे? एक और लाइन बचती है, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. और आप देखें तो ये फिजिबल रीजन का पार्ट है.
10,0 से 2,4 तक इज अ पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन फ्रॉम ए 10,0 टू बी 2,4 तक। तो इसको भी क्या करना है, इंक्लूड हमें करना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी लाइन फिजिबल रीजन का पार्ट है और कौन सी लाइन फिजिबल रीजन का पार्ट नहीं है। अब हमें कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने के लिए जैसे ये 2,4 है तो 2,5 पॉइंट सम यहां होगा। कोई एक पॉइंट ले लें। लेट टू फाइंड कॉन्स्ट्रेंट्स, to find constraints take a point from unbounded feasible region इस अनबाउंडेड फिजिबल रीजन से हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट से उसका नाम दिया हमने 2,5, putting it into the constraints, putting it to find constraints। अब इससे constraint कैसे पता चलेंगे जरा समझना आप। इसको ना फर्स्ट में पुट करो, ये इस वाले के अंदर आप पुट करोगे तो ज़रा चेक करिए, यहाँ ए के अंदर आप पुट करोगे, ज़रा देखिए y की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं p 2,5 इसके अंदर, तो क्या हो रहा है ज़रा चेक करिए, यहाँ होगा 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा और कॉन्स्टेंट हमें क्या मिलेगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल यहाँ से ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ से लेना है। b में पुट करोगे 2,5 को यहाँ पे लिख लो, y इज इक्वल टू 0 में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 में पुट कर रहे हैं, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड वन में पुट करेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 5, 11 इज ग्रेटर देन 8, तो कॉन्स्टेंट क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। डी को ज़रा देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इंप्लाइज 2x प्लस वाई और यहाँ सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ई तो हमें एक्सक्लूड करना है, f में पुट करते हैं। f में क्या हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहाँ पुट करेंगे 2 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 10 विच इंप्लाइज x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास क्या आ गए, कॉन्स्ट्रेंट है यहाँ पे 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और तरीका भी इसको फाइंड करने का हो सकता है, आप क्या कर लो, लाइन को देखो, सिंपल, ये लाइन देखी, ये पार्ट है इसका, यहाँ 0,0 है, इसमें पुट करके देखो 0 प्लस 0, अब यहाँ पे है 10, अगर ये लेस देन का सिंबल यहाँ होता, अगर यहाँ लेस देन का सिंबल होता तो ऑब्वियसली इस लाइन का फिजिबल रीजन इस तरफ बन रहा होता, तो ये बात गलत आई होगी, तभी तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, फिजिबल रीजन इस तरफ गया होगा, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन, ऐसे ही सब में ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा और आप डायरेक्टली भी कॉन्स्ट्रेंट्स बना सकते हैं। ये पूरा मेथड है इसको करने के लिए। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट, बी पार्ट है, वो हमसे क्या कह रहा है, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कॉस्ट z इज इक्वल टू 16x प्लस 20y, find the values x and y at which is cost is minimum, also find its minimum cost assuming that the minimum cost is possible for the given unbounded region। देखो जब रीजन अनबाउंडेड होता है ना, तो हम z एक लाइन ड्रा करते हैं एंड फिर उसको चेक करते हैं कि कोई कॉमन पोर्शन उसके अंदर होता है, तो
तो उसका सोल्यूशन होगा, नहीं होता तो कोई पॉसिबल सोल्यूशन उसका नहीं होता है। अब ये कह रहा है कि अज्यूम कर लो इसका होता है, यानी वो पार्ट हमें चेक नहीं करना कि जो जेड हम ड्रा करते हैं बीच में लाइन, वो हमें नहीं ड्रा करना, हमें केवल इस जेड की वैल्यू इन कॉर्नर पॉइंट्स पर निकाल देनी है। जेड एट ए दैट इज 10,0, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 इज 160, एंड जेड एट बी आप निकालोगे दैट इज 2,4, तो 16 2 ज़ा 32, 4 80 यानी 112। जेड एट सी निकालोगे आप 1,5, तो 16 प्लस 100 इज 116, एंड जेड एट डी निकालोगे आप 0,8, सो दिस इज 160। अब ये क्योंकि पॉसिबल है तो इन पॉइंट्स में से ही जिस पर ये मिनिमम है उस पर ही मिनिमम हो जाएगा। तो z इज मिनिमम व्हेन x is 2, y is 4 and its minimum value is 112, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 112 हमारे पास आ जाएगी। केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन 38 देखिए। Airplanes are far the safest mode of transportation when the number of transported passengers are measured against personal injuries and fatality totals। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो एयरप्लेन से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, वो आपका सेफेस्ट मोड है। सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका किससे है, वो एरोप्लेन से है। Previous records state that the probability of an airplane crash is कि एरोप्लेन के क्रैश होने की जो probability है वो है 0.00001%। Further, there are 95% that there will be survivor after a plane crash। यानी अगर एक प्लेन क्रैश भी हो जाता है ना तो भी वहां से सेफ सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो 95% है। अज्यूम दैट देयर इज नो क्रैश, ऑल ट्रेवलर्स सर्वाइव। सिंपल सी बात है कि अगर वहां कोई क्रैश नहीं होगा तो सारे जो पैसेंजर्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब बच जाएंगे। तो यहां पे कुछ डाटा दे रखा है। हमने मान लिया कि इवेंट डिनोट्स द इवेंट दैट एरोप्लेन क्रैश कर जाए। ये इवेंट हमने मान लिया E1 कि आपका एरोप्लेन क्रैश कर जाए। E2 इवेंट हमने मान लिया दैट एरोप्लेन डू नॉट क्रैश, कि E2 इवेंट है हमारा कि एरोप्लेन क्रैश ना करे। ए इवेंट क्या है कि दैट पैसेंजर सर्वाइव आफ्टर जर्नी। ए इवेंट है कि पैसेंजर जो है वो सर्वाइव करेगा, मतलब जिंदा बाहर आएगा जर्नी के बाद। तो यहां पे अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आपको देखो PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन क्रैश की जो वो है वो दे रखी है 0.1234, 4 जीरोज हैं। ये थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि काफ़ी सारे जीरोज हैं तो आपको गिन लेना है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 आ गया। अब 100 आ गया तो 0.2 पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.4 तो पहले ही थे, 6 हो जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 1 आ गया। अब PE2 क्या है कि एरोप्लेन क्रैश ना करे। क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी, ये ना करने की क्या होगी 1 माइनस PE1। तो यहां पे आ गया 1 माइनस 0 पॉइंट, और ये 6 जीरोज हैं। हाँ, अब यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद देखिए जरा 1 पॉइंट, यहां पे आएगा 9 और यहां पे भी सब जगह 9 ही आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट के बाद 7 9 आ गए। ये आ गई PE2। इसके बाद PA/E1 हम निकालें। PA/E1 मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी
of survival of passenger when aeroplane crashed. When it is given aeroplane is crashed, it is given aeroplane has crashed. क्योंकि देखिए ज़रा कि इवन इवेंट पहले हो चुका है, यानी वो क्रैश हो चुका है, और PA/E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ पैसेंजर व्हेन इट इज गिवन दैट एरोप्लेन डज नॉट क्रैश, कि वो क्रैश नहीं हुआ है, या फिर एरोप्लेन हैड नॉट क्रैश्ड। तो यहां पे PA/E1 क्या होगा कि भाई वो क्रैश हो चुका है, तो पैसेंजर के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी हमें 95% दे रखी है, यानी 95/100 हो गई। और PA/E2 ये आप थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में कि ये पता है कि एरोप्लेन क्रैश नहीं हुआ है, तो जो पैसेंजर है उसके सर्वाइवल के क्या चांसेस है, वो 100% सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके मरने के चांसेस तो तभी है ना जब एरोप्लेन क्रैश करेगा। अगर एरोप्लेन क्रैश ही नहीं हुआ तो पैसेंजर मरेगा कैसे, बीमारी से मर जाए वो एक अलग केस है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल क्रैश होने और ना होने से हम बात कर रहे हैं। तो वो तो 100% सर्वाइव करेगा, यानी श्योर इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसने कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ रखे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन विल नॉट क्रैश। तो प्रोबेबिलिटी दैट एयरप्लेन विल नॉट क्रैश, तो वो हमने अभी निकाली, दैट इज PE2, और ये कितनी है 0.79 है। 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड क्वेश्चन हमसे वो क्या कह रहा है, इस पर ही वो कह रहा है कि फाइंड PA/E1 प्लस PA/E2। वो कह रहा है आप निकाल दीजिए फाइंड PA/E1 प्लस PA/E2। क्वाइट सिंपल, PA/E1 हमने अभी लिखा, वो कहाँ है, ये रहा 95/100, और PA/E2 भी हमने अभी लिखा, वो है 1, तो ये 95 प्लस 100/100, यानी कि 195/100। दैट इज अवर PA/E1 प्लस PA/E2। अब थर्ड का ए पार्ट देखिए, थर्ड का ए पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड PA। PA किसके इक्वल होगा, PA होगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ये होगा। और PE1 कितना है हमारा, PE1 है हमारा 0.1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं, 1 इंटू PA/E1 कितना है, PA/E1 है 95/100। इसके बाद PE2 है 1, और PA/E2 हमारे पास है, PE2 है ये रहा, दिस इज 0. और ये 79 है, 2 4 6 7 1। अब ज़रा समझें कि यहाँ पे 95 आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 तो पहले थे, 2 पोजीशन और आगे बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट के बाद टोटल 9 पोजीशंस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस मैं इसको यहीं ऐड कर देता हूँ, 0.79 है हमारे पास, 2 4 6 और ये हो गया, दिस इज, यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी हमने, 7 और 2 9, 2 4 6 और ये 7 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 2, 7 और 2 9, यानी पॉइंट के बाद 9 पोजीशंस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, और यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। जब दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो 5 9 और ये भी यहाँ पर 9 ही है, 1
2 3 4 5 6 7 0 पॉइंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारा पी ए। थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। फिर हमें निकालना है पी ई टू बाई ए। पी ई टू बाई ए का फॉर्मूला हम लिखें तो वो होगा पी ए इंटरसेक्शन ई टू अपॉन पी ए। अब ये पी ए इंटरसेक्शन ई टू हमें कहाँ से मिल सकता है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ज़रा देखिए, हम जानते हैं कि पी ए बाई ई टू किसके इक्वल होता है, वो होता है पी ए इंटरसेक्शन ई टू अपॉन पी ई टू। हमें चाहिए ये, तो इसको इधर ले आओ। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू जो है वो इक्वल हो गया पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू। तो इस पी ए इंटरसेक्शन ई टू की जगह हम लिख सकते हैं पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, और पी ए तो हमारे पास है ही। अब पी ई टू की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 0 पॉइंट, और ये 79 है, 4 5 6 7, और इंटू पी ए बाई ई टू है 1, तो मल्टीप्लाई करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आया है 0 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ज़रा पॉइंट यहाँ से हमें थोड़ा हटाना पड़ेगा। यहाँ तो है पॉइंट के बाद आपकी देखिए 7 पोजीशंस, यानी यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पोजीशंस 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 9, ऊपर जाके 10 की पावर 2 बचेगी, यानी 7 9 है, 1 2 3 4 5 6, और ये 10 की पावर 2 यानी 2 जीरोज आ गई। और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और ये 5, ये आ गया हमारे पास पी ई टू बाई ए। क्वाइट इजी टाइप का क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी दे रखी है, तो इस वजह से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपको काउंट कर करके लिखना है, फिर मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे आप कर जाएंगे एंड वहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो थोड़ा आप काउंट करके करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी।